नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल वंश के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक करके आपको पूरा टॉपिक ख़त्म किया जाएगा। हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, खेल, कंप्यूटर, कला, संस्कृति, सब का एक एक चैप्टर आपको बताया जाएगा। आज मुगल वंश में अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर तक की जानकारी लेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। बाबर का जो जन्म है वह 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था। उस समय इब्राहिम लोदी विराजमान थे। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था और लोदी वंश 1526 में समाप्त हो गया। उसके बाद बाबर ने दिल्ली पर मुगल वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो पंजाब से होकर बाबर ने प्रवेश किया था। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1518 से 1519 ईस्वी के बीच हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासकों का सही कालानुक्रमण क्या है। तो सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 1526 ईस्वी में फरगना के शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर शासक बना और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर शासक बना और जहांगीर 1627 ईस्वी में मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाहजहां शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है। तो वो हुमायूं था, ऑप्शन नंबर बी। मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, किंतु 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध में शेर शाह द्वारा वह पराजित हो गया, जिसके कारण उसे देश छोड़ने और अपनी गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को हरा दिया और अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः पा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो अकबर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अकबर का सबसे पहला उद्देश्य
संपूर्ण भारत को राजनीतिक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीयता की भावना जगाना था। उनमें यह एहसास जगाना था कि वे एक राष्ट्र के वासी हैं। इसी कारण उसे एक राष्ट्र सम्राट घोषित किया गया था। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? उसका नाम दीन-ए-इलाही था। 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, जिसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। इसकी सदस्यता का द्वार सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। शिष्यों की दीक्षा हेतु रविवार का दिन निश्चित किया गया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ही ऐसा शासक था जिसने इसके स्वीकार किया था। अबुल फजल अकबर के प्रधान पुरोहित रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां उसके संरक्षक थे। अकबर का संरक्षक बैरम खां कराकुइल तुर्क था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। बैरम खां जब मक्का जा रहे थे तो उस समय मुबारक खां नामक अफगान ने उनकी हत्या कर दी थी। बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया तथा पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? तो वह लड़ाई थी पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1556 में हुआ था, जिसमें मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से पहचान हो सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वह है सिसोदिया वंश। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था। अकबर के समय वहां का शासक राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मुगलों का कड़ाई से प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो वह अकबर था। अकबर के समय अकबर महान के काल में उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राजकीय धर्म को इस्लाम जो था उसे समाप्त किया गया। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए और दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। फैजी जो था वह अकबर का दरबारी कवि था। इसने बहुत से ग्रंथों की रचना और उनका अनुवाद फारसी भाषा में किया, जैसे लीलावती, महाभारत। अनेक हिंदी पद रचनाओं का श्रेय भी फैजी को दिया जाता है। फैजी के अधीन ही अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। जितने भी क्वेश्चन मुगल साम्राज्य के बता रहा हूँ सब एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? वह अकबर था। ऑप्शन नंबर बी। मुगल बादशाह हुमायूं का पुत्र अकबर एक धर्म सहिष्णुतावादी शासक हुआ। उसने दिल्ली पर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। उसने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिंगवाल तहसील के घोषरा गांव में 1528 में महेश दास को मुगल सम्राट अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता व जाहिर जवाबी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में से शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। 18 जून 1576, ऑप्शन नंबर बी। यह मान सिंह आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने इसे बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 ईस्वी में बनवाया था। 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी इमारत से संबंधित है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया है, जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव डाली। सलीम का जन्म सीकरी में ही हुआ था, अतः इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया था। 1572 से 1585 ईस्वी तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण का श्रेय, फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। बहाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई थी? तो वे गुरु रामदास थे, जिन्हें अकबर ने अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी। देखिए, अकबर सिखों के चौथे गुरु रामदास, जो 1574 से 81 के मध्य थे, इनसे प्रभावित होकर 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन इन्हें दान में दे दी अकबर ने, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नामक नगर की स्थापना हुई, जो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप से दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां
तुर्बती था। आपके ऑप्शन नंबर सी में। दीवान शब्द जो है वह फारसी भाषा का मूल शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किया था। अकबर ने सर्वप्रथम मुजफ्फर खां तुर्बती को दीवान का दर्जा प्रदान किया था। राजा टोडरमल एवं मंसूर इनके अन्य प्रमुख दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल किससे संबंधित है? टोडरमल भूमि सुधार के कार्यों से संबंधित थे। आपके ऑप्शन नंबर 1। अकबर ने सरकारी पदों पर नौकरी देते हुए योग्यता को आधार बनाया था। उन्होंने टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, भगवान दास, राम सिंह आदि हिंदू राजाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री हुआ करते थे। ये भूमि सुधार कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उम्मीद करता हूं एक एक क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? ये बीजापुर की रानी थी। आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो करेक्ट आंसर है। चांद बीबी बीजापुर की रानी तथा अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी। 1596 ईस्वी में मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार बुरहान उल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय बालक था, अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। शिशु सुल्तान ने बरार मुगल साम्राज्य को अर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सीरी कलम के नाम से अब्दुल समद को जाना जाता है। जरी कलम से मोहम्मद हुसैन को। अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। यह अपने समय का कुशल चित्रकार था। अब्दुल समद, अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभावी बनाया था। बाद में उसे मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? वे राजा रामचंद्र की सेवा में थे। आपके ऑप्शन नंबर सी। तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार हुआ करते थे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में सतना के निकट बछौरा में हुआ था। तानसेन 1555 से 1562 ईस्वी तक रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे, लेकिन 1562 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आए और वहीं रह गए। नेक्स्ट, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन अति मुख्य है? वह कथन आपके ऑप्शन नंबर डी में है, उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा अकबर के समय विख्यात थे। अकबर, तानसेन अकबर के नवरत्नों में एक था। अकबर ने तानसेन को
कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था? यह आपके चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की चैन किसने स्थापित की थी? तो यह जहांगीर के समय स्थापित हुआ था। देखिए, जहांगीर न्याय करना राजा का व्यक्तिगत दायित्व मानता था। उसने आगरा के किले के शाह बुर्ज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य एक 30 गज की सोने की जंजीर बनवाई थी, जिसमें लगभग बता रहा हूँ कि 60 घंटे लगे हुए थे। घंटे। न्याय का फरियादी यदि इस घंटी को बजाता तो उसका न्याय जहांगीर स्वयं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उभरा वर्ग में सम्मिलित किया था? वह जहांगीर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिनका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। उस मुगल महारानी का नाम नूरजहां है। देखिए, नूरजहां के प्रेम में जहांगीर इस कदर दीवाना था कि धीरे धीरे राज्य के कार्यों में नूरजहां हस्तक्षेप करने लगी थी। इसी कारण जहांगीर के नाम के साथ मलिका नूरजहां का भी नाम सिक्कों पर अंकित होने लगा था। शाही फरमानों पर सम्राट के नाम के साथ उनका नाम भी लिखा जाने लगा। भूमि अनुदान के पत्र पर उनकी नाम की छाप को अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावत खां पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे? वे जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे। देखिए, उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। मंसूर बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों के नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था। वह चूड़ामन शासक था। ऑप्शन नंबर बी। हालांकि राजा राम के नेतृत्व में 1680 ईस्वी से ही जाट शक्तिशाली होने लगे। चूड़ामन के नेतृत्व में वास्तव में जाटों ने अपने आप को संगठित करना प्रारंभ कर दिया और भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। यह शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। देखिए कब, 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद की स्थापना की। इस स्थापना का कार्य 1648 ईस्वी में पूरा हो गया और उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित हो गई। इस नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध किला था। इस किले की प्राचीरों को लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था, इसलिए यह लाल किला कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, यह शाहजहां के समय। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो वह शाहजहां के समय मुगल शासन को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? तो जानते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां जो था, उनके शासन की सुख समृद्धि तथा संस्कृति की बहुमुखी उन्नति के आधार पर उनके काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो वह 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा। देखिए, फरवरी 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन साहिब किरण ए सानी की उपाधि पर गद्दी पर बैठा था। आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। ताजमहल का जो निर्माण है वह मुगल बादशाह शाहजहां की देखरेख में हुआ था और इसे उस्ताद ईसा खां ने बनाया था। प्रश्न में बनाने वाले का नाम नहीं बल्कि बनवाने वाले का नाम पूछा गया है, इसीलिए इसका सही आंसर शाहजहां होगा। क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया था? तो आंसर शाहजहां हो गया, और किसने बनाया था? तब उस्ताद ईसा खां होता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग है? वह पर्शिया देश के विशेषज्ञों का सहयोग है। ताजमहल के निर्माण में शाहजहां ने भारत एवं पर्शिया के विशेषज्ञों का सहयोग लिया। इनका प्रधान मिस्त्री फारस का उस्ताद ईसा खां था, जिसने मुख्य स्थापत्य स्थापित अहमद लाहौरी खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल मुमताज महल की यादगार में बनवाया गया है। यह प्रेम की एक अनोखी निशानी है। देखिए, आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक मकबरा है जो ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की यादगार में बनवाया गया था। मुमताज़ महल का पूरा नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज़ महल को शाहजहां ने मलिका ए ज़मानी की उपाधि दी थी। मलिका ए ज़मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण संगमरमर से करवाया था। आपके ऑप्शन नंबर डी में। शाहजहां जो था वह ताजमहल का निर्माण संगमरमर से करवाया था। ताजमहल विश्व के अति सुंदर भवनों में एक है। इनका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सिख एवं मराठा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है सिखवाद या सिखिज्म का परिवर्तन कब हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1500 ईस्वी में। देखिए सिखवाद जो था, सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक द्वारा 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने लगभग 1500 ईस्वी के पास अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक ने उपदेश दिया था। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया। उनके उपदेशों का सार था कि मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो, प्रत्येक प्राणी से मातृभाव से स्नेह करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद ने 1538 से 1552 ईस्वी के बीच विकसित किया था। गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता जो थे वे सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में करवाया था। 1604। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। सिख गुरु अर्जुन देव अकबर और जहांगीर के शासनकाल में थे। खुसरो के समर्थन के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया था। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक शिक्षा दिया। अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनकी माता का नाम गुजरी देवी से थी। गोदावरी नदी के किनारे नादेर नामक स्थान पर एक अफगान ने 1708 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी और इनकी आत्मकथा गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। विचित्र नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे और 10वें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित के द्वारा। खालसा, तो सिख खालसा की स्थापना जो थी वे गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु था। मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब की धर्मांधता से क्षुब्ध होकर हथियार उठा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाराजा रंजीत सिंह प्रमुख थे। महाराजा रंजीत सिंह जो थे वे सुकरचकिया मिस्र के सरदार महासिंह के पुत्र थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में
पंजाब में बहुत छोटे छोटे गुटों में स्वयं को 12 संघों में इन मिसलों ने संगठित किया। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में सुकरचकिया मिसल के नेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1809 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के सीमा निर्धारण कर दी? मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। तो इस संधि का नाम था अमृतसर की संधि, जो आपके 1809 ईस्वी में हुई थी। पूरा डेट के साथ 25 अप्रैल 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली मावल प्रदेश में थी। अब मावल प्रदेश कहाँ है देखिए। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के कार्यकलापों का स्मृति जो है वह मावल प्रदेश में मिलता है। यह जो है मावल प्रदेश पहाड़ियों व घाटियों से निर्मित है और किलों से शोभायमान है। मावल प्रदेश के निवासी अधिकतर कोली और मराठा थे। शिवाजी ने इन्हें निर्भीक व साहसी नवयुवकों को संगठित कर अपना विजय अभियान प्रारंभ करवा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा है? देखते हैं। शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव था। इसके बाद गुरु कोंडदेव का प्रभाव पड़ा। शाहजी भोसले एवं तुकाबाई मोहिते का प्रभाव नाम मात्र का था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव रहा है। इसलिए इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, 2 और 3, जीजाबाई गुरु कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अप्रैल 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले है और माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा था। नेक्स्ट है मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। यहीं पर शिवाजी ने वर्ष 1674 ईस्वी में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1674 छत्रपति उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? शिवाजी के शासनकाल में चौथ एक प्रकार का कर था। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के आय के मुख्य साधन थे। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमा और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
शिवाजी के पूर्व मराठा कोई राष्ट्र नहीं था। विभिन्न मराठा सरदारों के अलग अलग गुट थे। उन्होंने मराठाओं को एक राष्ट्र में संगठित किया। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। वे गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे तथा गैर हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखाते थे। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो गया। उन्होंने मराठा को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने दोस्तों, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन थी? तो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति छापा मार युद्ध है। देखिए युद्ध क्या है। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए छापा मार या गुरिल्ला युद्ध का पद्धति को अपनाया था। गुरिल्ला पद्धति को गौमनी कावा भी कहा जाता है। गुरिल्ला पद्धति को गौमनी कावा भी कहा जाता है। यह योजनाबद्ध तरीके से दुश्मन के ऊपर छुपकर तीव्र गति से वार करने की पद्धति है, छापामार युद्ध पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई वह थे? वे छत्रपति शिवाजी थे। मराठा शासक शिवाजी ने हिंदू पातशाही को अंगीकार किया तथा हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। उन्होंने ऐसा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था तथा वर्ष 1674 ईस्वी में मराठा छत्रपति की उपाधि धारण की। वह राज्याभिषेक करा लिया और अपनी राजधानी को रायगढ़ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया था? शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा 1668 ईस्वी में घोषित किया गया था। डेट के साथ लिख लीजिए 9 मार्च 1668। नौ मार्च 1668 को जसवंत सिंह की मध्यस्थता में शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच एक संधि हुई, जिसमें बादशाह ने शिवाजी को महाराष्ट्र का शासक स्वीकार कर लिया, राजा की उपाधि दी तथा बरार की जागीर भी शिवाजी को सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी था। संभाजी का शासनकाल जो बैठा था 1680 से 89। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाल ली थी? संभाजी के पश्चात राजा राम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाल ली। वर्ष 1689 में संभाजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। इसने 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किया था राजा राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर शिवजी के मंदिर बालू के नीचे धसे हुए हैं, दबे हुए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा तलकाडू। तलकाडू जो है वह कर्नाटक में है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। और ये माहेश्वर जो है इंदौर में पड़ता है। माहेश्वर इंदौर में पड़ता है, इंदौर। नेक्स्ट,
पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? पेशवा बाजीराव प्रथम उड़ीसा नहीं जीत सका था। देखिए कैसे। पेशवा बाजीराव प्रथम जो था, इनका शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक रहा था और इसने इन बीचों में गुजरात और मालवा को जीत लिया, जिससे इन प्रांतों में मराठा को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। बुंदेलखंड की विजय के बाद बाजीराव के लिए सर्वाधिक महान कार्य जो था वह एक थी, कृतज्ञ छत्रसाल ने कालपी सागर को भी जीत लिया। लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। मस्तानी नामक मुस्लिम स्त्री से प्रेम संबंध रखने के कारण बाजीराव पेशवा प्रथम जो था यह काफी प्रचलित रहा। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? नाना साहेब की तरह बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के अनुसार मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे और महलों के महापौर बन गए। बालाजी बाजीराव के समय की पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायकवाड़ा कहाँ का शासक था? गायकवाड़ा बड़ौदा का शासक था। ऑप्शन नंबर 1। ग्वालियर में सिंधिया तथा नागपुर में होलकर शासक थे। ग्वालियर में सिंधिया और नागपुर में होलकर और बड़ौदा में गायकवाड़ा। मराठा प्रमुख का सूची मिलान करना है। पेशवा, गायकवाड़ा, सिंधिया, होलकर। देखिए, पेशवा का मुख्यालय पूना में था। पेशवा का मुख्यालय पूना, गायकवाड़ा बड़ौदा, उसके बाद आया सिंधिया। होलकर का संबंध इंदौर से है, जबकि सिंधिया का संबंध ग्वालियर से था। होलकर नागपुर। आपका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1। इसको पढ़ के बोलते हैं। पेशवा का मुख्यालय पूना में है, गायकवाड़ा बड़ौदा में शासन कर रहे थे, सिंधिया का संबंध ग्वालियर से था, होलकर का संबंध इंदौर से है और भोसले ने नागपुर में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई रानी थी। अहिल्याबाई मालवा की रानी थी। अहिल्याबाई इंदौर मालवा क्षेत्र के होलकर शासक मल्हार राव की पुत्रवधू थी। उनके पुत्र खांडे राव का निधन हो गया, अतः मल्हार राव की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर अहिल्याबाई ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार का कारण था? योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान लगाने में विफलता, उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित से पराजित हुए थे।
ये थे अफगान। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। जय माता दी।